4 ही लोग रिच होते हैं अगर आप गौर करें, बिजनेस वाला, एक इन्वेस्टर, सेलिब्रिटी और एक पॉलिटिशियन। कई सेक्टर्स में सैलरीज लोगों की बढ़ रही हैं, फिर भी लोग पैसा नहीं बचा पा रहे। क्या प्रॉब्लम है? माइंडसेट का प्रॉब्लम है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस है? देखिए, अवेयरनेस का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, सोशल मीडिया प्रेशर कुछ है लोगों के ऊपर। सैलरी अगर आपको अच्छे से मैनेज करनी ना, तो एक रूल हमेशा गांठ बांध लो, 50-25-25। अपनी इनकम का 50% आप अपनी लाइफ जीने में बिताओ, 25% मैं कहता हूँ 20 रुपये भी अगर आपके पास हैं तो आज आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, आप गूगल करिए, 20 से 21 रुपये में भी आपको SIP आप चालू कर सकते हो, डेली SIP। देखिए, SIP करने के 2 रीजन हैं जो मुझे लगता है हर इंसान को करनी चाहिए SIP। पहला रीजन तो ये कि आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टर बना देता है, और दूसरा रिटर्न्स का जो। गोल्ड में क्यों आग लगी हुई है? ट्रम्प साहब कभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के अपने यहाँ ले आए, फिर अभी ग्रीनलैंड की बातें चल रही हैं, फिर कभी टैरिफ्स की बातें चल रही हैं, 100%, 25%, 500%। तो जब ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। 80 आउंस ऑफ सिल्वर कैन बाय यू 1 आउंस ऑफ गोल्ड। मतलब सिल्वर अभी बहुत सस्ती हुई, तो आप सिल्वर खरीद सकते हो। एक थंब रूल है। क्या है यूज AI में? किसी भी डेटा सेंटर में AI रैक्स होती हैं जिन पे बहुत बड़े प्रोसेसर्स रखे जाते हैं। आप जब भी ChatGPT पे किसी के बारे में ढूंढते हैं, एक प्रोसेसिंग हो रही है आपकी क्वेरी की, और वो प्रोसेसिंग डेटा सेंटर में AI रैक्स के थ्रू होती है, और उन AI रैक्स में कॉपर की बार लगती है कंडक्टिविटी के लिए। तो वहाँ से काफ़ी डिमांड अभी आ रही है इसकी। क्या प्रॉपर्टी मैं लेने जाऊँ मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में, 3 करोड़ से कम कुछ नहीं है, मैं क्या ही लूँगा। रीट्स एक ऑप्शन आता है निकल के, आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी अपनी अलग रिस्क हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं जिसमें आप 500 रुपये से इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी का एक्सपोजर ले सकते हो, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। फियर ऑफ मिसिंग आउट कितना नुकसानदेह है इस तरह की सोच रखना? देखिए, अगर आज का दौर ऐसा है जहां पर सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, जब तक आप पैसे को काम पर नहीं लगाएंगे, जब तक आप पैसे से पैसा नहीं बनाएंगे, तब तक आपका एग्जिस्टेंस अधूरा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो, अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है। और ये वो दौर है जब हम थोड़ा सा और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कम उम्र में कैसे रिटायर हों। तो कम उम्र में अगर रिटायर होना है तो पैसे को तो काम पर लगाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अब संवाद का ये प्रयास रहा है कि आप तक ऐसे एक्सपर्ट्स को लाया जाए जो आपके पैसे को काम पर लगाने में आपकी मदद करें। राहुल जी, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको राय दें उससे पहले मैं आपको अपना अकाउंट नंबर वगैरह दे दूंगा, पासवर्ड दे दूंगा। जी बिल्कुल। और आप कोशिश करिए कि अगले 5 साल में हमें रिटायर कर दीजिए, ताकि मैं मेरे पार्टनर के चंगुल से छूट जाऊं और काम ना करना पड़े। देखिए, ऐसी गलती आप कभी ना करें। अच्छा ठीक है। किसी को भी अपना ID पासवर्ड बिल्कुल ना दें। हाँ, आप मुझे जानते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन पैसे के मामले में मेरी एक हमेशा बात रही है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं दिया हुआ है, वो इस बात पर काफ़ी मुझसे नाराज़ रहती है। पर आज आपकी इस बात से मैं सबक लेते हुए उनको कह दूंगा कि देखिए, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने मुझसे कहा है कि आपको पासवर्ड किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन हमने पहली ही सीख अपनी ओपनिंग में ही दे दी अपने दर्शकों को। बिल्कुल कि भाई अपना पासवर्ड किसी के साथ बिल्कुल शेयर करें। और ये मैं गलती कर चुका हूँ बहुत पहले ट्रेडिंग के मामले में, जहाँ बहुत सारा नहीं, उस समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, पैसे ही नहीं होते थे। और यही हुआ था कि मैंने किसी के ऊपर भरोसा करके छोड़ दिया था। मैं कहता हूँ आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए। क्या जो चीज़ आप सीख सकते हैं वो सीखिए, और चाहे आपको कम रिटर्न मिले, लेकिन अपनी समझ के साथ आप इन्वेस्ट कीजिए। ये मुझे लगता है अगर आप ये सीख अपने पास रखेंगे तो कभी किसी तरह के स्कैम का शिकार नहीं होंगे। अभी रिसेंटली मेरे पास एक ईमेल आया किसी का, उनको किसी ने टेलीग्राम चैनल पे मेरी टीम का बनके कि भाई मैं राहुल जैन की टीम से बोल रहा हूँ, ऐसा उनको मैसेज किया, और उनको ये बोला कि स्कैमर ने ये बोला कि आप अगर 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं अभी, 10 घंटे के अंदर अंदर हम आपको 20,000 दे देंगे। और उन्होंने 2000 इन्वेस्ट कर दिए और पैसे गायब। उनका ईमेल आया मुझे कि इस तरह से मुझे आपकी टीम से किसी ने रीच आउट किया, आपकी कंपनी है कोई। मैंने कहा भाई हमारी कोई कंपनी नहीं है, हमारा कोई, हम कभी करते ही नहीं, हम किसी से ना पैसे मांगते ना लिंक कभी किसी को शेयर करते। तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे स्क्रीनशॉट्स उन्होंने भेजे। फिर हमने बोला कि ठीक है, साइबर क्राइम में हम इसको रिपोर्ट कर देते हैं, हमारी एक ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
लेकिन मुझे अब तक मतलब रिग्रेट होता है, पढ़ा लिखा बंदा, बहुत पढ़ा लिखा, इंग्लिश बहुत अच्छी लिख रहा है, मतलब कैसे आप जो पूरे दिन रात आप फ़ोन को यूज़ करते हो, इंटरनेट को यूज़ करते हो, ये किस्से सारे जगह पे मीडिया में आते हैं। सेबी वर्सेस स्कैम का एक बहुत बड़ा कैंपेन हमारे रेगुलेटर ने चला के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग फंसते हैं। लालच, किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की ये बना के देगा मुझे पैसा, अपने ऊपर इंसान को भरोसा ही नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अपने पैसे को अपनी स्किल से बढ़ाना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट तरीका है, वही आपको रिटर्न्स देगा। मतलब अपने काबिलियत पर भरोसा करें, बिल्कुल, दूसरे पर बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपकी काबिलियत नहीं है हाँ, तो उसको सीखें। राइट। पैसा कमाना आसान है, पैसे को ग्रो करना बहुत मुश्किल है। शॉर्टकट्स बेसिकली ये जल्दी चाहिए मुझे रिटर्न्स। हाँ, ये लालच है। लालच है। सिल्वर में आलस और लालच। लालच, बिल्कुल, आलस एंड लालच दोनों। राहुल साहब, हम लोग ना जब भी किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं जी, सबसे पहले तो उनको हम डाल देते हैं एक दुविधा में। बिल्कुल। और दुविधा ये होती है कि बताइए हम आप पर विश्वास क्यों करें। हाँ, हमारे दर्शक आप पर क्यों विश्वास करें, बिल्कुल, ताकि वो क्लैरिटी आ जाए भाई कि अच्छा ये कोई बहुत एक्सपर्ट आदमी है जो बोल रहा है, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। जी। तो हम आपसे भी वही टेढ़ा सवाल पूछने वाले हैं कि आप पर हमारे दर्शक क्यों विश्वास करें। मैं ये कहूँगा, दो चीज़ें कहूँगा मैं पहले, कि पहली बात तो मैं अपने आप को एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी भी मेरी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में हर दिन नया सीखता हूँ मैं। एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे ट्रस्ट क्यों करें, मैं ये बोलूँगा कि ट्रस्ट आप मुझे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं क्वालिफिकेशन वाइज, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जिनको सुन रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं आइडिया यही था कि आपका बैकग्राउंड जाने, मुझे मालूम है, पर हमने सेंसेशनल तरीके से उसको पूछा ताकि हमें थोड़ा ट्रैक्शन ज्यादा मिले। ठीक है, अच्छी बात है, पॉडकास्ट में होना भी चाहिए सब कुछ। ऐसे डिस्कशन ना हो तो मजा नहीं आता, ड्राई हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा लोगों को कि मैं एक सेबी द्वारा रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो जितने भी स्टॉक की मैं रिसर्च करता हूँ वो रिसर्च मैं अपनी सर्विस दे सकता हूँ लोगों को। और सेबी का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आप पूरा एग्ज़ाम लिखते हो, बहुत सारी क्वालिफिकेशन उनकी क्राइटेरिया होती है, नेटवर्थ की क्राइटेरिया होती है। उन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही सेबी रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है। हमारे भारत में अभी सेबी रजिस्ट्रेशन जो रिसर्च एनालिस्ट जो लोग हैं 2000 से ज़्यादा नहीं है। तो क्वालिफिकेशन वाइज मैं क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हर दिन सीखता हूँ, हर दिन सिखा रहा हूँ अपने चैनल्स के थ्रू लोगों को, और आगे भी सिखाता रहूँगा। तो ये है मेरा क्वालिफिकेशन जर्नी, मेरी बहुत बड़ी है। समय कभी रहेगा तो आपको ज़रूर सुनाऊंगा, ऑफ द कैमरा भी कभी सुनाऊंगा। तो ये इंस्पायर होना चाहेंगे जी। तो फिर अब क्योंकि अभी इस्टेब्लिश हो गया है कि आप वेल्थ मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं और क्यों क्वालिफाइड हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, और ये चीज़ आप फेस करते होंगे, आप अपने एक्सपीरियंस से इसका जवाब बड़े अच्छे से दे सकते हैं, कि सैलरीज बढ़ रही हैं, कई सेक्टर्स में सैलरीज लोगों की बढ़ रही हैं, फिर भी लोग पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? माइंडसेट का प्रॉब्लम है, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस है, या माइंडसेट की पहले जैसे ही पैसा आता है लोग खर्च करने लगते हैं? देखिए, अवेयरनेस का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, सोशल मीडिया प्रेशर कुछ है लोगों के ऊपर। मतलब लोग हॉलीडेज पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, जाना चाहिए। सैलरी नहीं बढ़ने का, सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन वेल्थ क्यों नहीं बढ़ रही है, इसका मेन रीज़न है कि उस सैलरी जो आ रही है उसका हो क्या रहा है। मैं हमेशा अपने लोगों को जो मेरे से जुड़े हुए हैं और अपने फॉलोअर्स को यही बोलता हूँ, सैलरी अगर आपको अच्छे से मैनेज करनी ना, तो एक रूल हमेशा गांठ बांध लो, 50-25-25। अपनी इनकम का 50% आप अपनी लाइफ जीने में बिताओ, 25% अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करो, और जो रिमेनिंग 25% है वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करो। अब आप इस रूल को अगर फॉलो कर लोगे कभी, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लीजिए किसी की सैलरी आज 10 लाख रुपए है, तो 5 लाख वो खर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कल को सैलरी 20 लाख होती है,
तो आप अपना लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ाओ, वरना जियोगे कब। आप अपने खर्चे 5 से 10 करो, लेकिन अब आपका इन्वेस्टमेंट पहले जो 5 लाख हो रहा था अब वो 10 लाख हो गया। ये मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि सैलरी तो 10 से 20 हो गई और खर्चे 4 गुना हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो वेल्थ नहीं बन पाती। बहुत अच्छा आपने एक सिंपलीफाई, बहुत सिंपल रूल है। और मैं ये कहूँगा कि मेरा रूल तो अभी पर्सनल अगर मैं बात करूँ तो मेरी जितनी भी इनकम होती है उसका मेरा 90% तकरीबन इन्वेस्टमेंट्स में होता है। मेरा 0 डेट है। और मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं कोई बोस्ट कर रहा हूँ, मैं 56 इंच का अपना सीना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने अपने जीवन में करी हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आज के वक्त में 90% मेरी जो कमाई होती है उसका सेव होके इन्वेस्ट हो जाता है, और फिर उससे भी पैसा आता है, फिर वो कंपाउंड होता है धीरे 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 धीरे। जल्दी मुझे नहीं है, खर्चे मेरे लिमिटेड ही रखे हैं। और ये भी बात है कि मान लीजिए कल को मेरी कमाई डबल हो जाती है तो मेरे खर्चे, अब मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं जितना मेरा 1.5 लाख रुपए महीने का तकरीबन खर्चा अगर है, मानो 1.5 है, 1.25 है, कुछ भी है, तो वो उतना ही रहेगा क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ मेरी लाइफ में। फैंसी कार नहीं है मेरे पास, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं मतलब 50 लाख से ऊपर की कार, 60 लाख 70 लाख तक की कार मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास नेक्सॉन है। मैं जब भारत आया लंदन से 2023 में जनवरी में, मैंने नेक्सॉन कार खरीदी, 12-13 लाख की मुझे मिली थी। कोई EMIs पे मैंने नहीं लिया, लमसम पे किया। वो कार आज भी है और बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए। मैं अब टाटा का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है यहाँ पे, पर मैं बता रहा हूँ कि माइंडसेट जो मेरा बना है शुरू से वो ऐसा बना है कि मैं कहता हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो इस माइंडसेट के साथ मुझे लगता है अगर लोग रहें तो सैलरी बढ़ेगी, वेल्थ भी बढ़ेगी, और जब ये दोनों चीज़ बढ़ेंगी ना तो लाइफ में खुशियाँ आएंगी। किसी फिल्म का डायलॉग है या कोई कहावत है ना कि इट्स इवेंचुअली और एवरीवन इज गोइंग टू डाई, यू विल एंड अप इन अ ग्रेव, बट इट्स ओके इफ यू एंड अप इन अ ग्रेव ड्राइविंग इन अ फरारी। राइट। तो मतलब ड्राइविंग इन अ फरारी का मायने ये है कि भाई पैसा कमा लो, पैसा अगर है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, जी बिल्कुल, कब्र तक का सफर। तो वो बिल्कुल सही बात है, और उसके लिए वेल्थ क्रिएशन इज द वे फॉरवर्ड। जी बिल्कुल। तो ये माइंडसेट का जो फर्क है ये मिडिल क्लास और अमीर लोगों के बीच में है क्या? इसीलिए वो अमीर हैं और इसीलिए मिडिल क्लास? हाँ, माइंडसेट का ही फर्क है एक्चुअली में। तो एक मिडिल क्लास इंसान क्या समझता है, क्या सोचता है। मैं जॉब पकड़ूंगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे ही घर में अभी किसी की सरकारी नौकरी लगी है, पियोन की नौकरी है, चपरासी की नौकरी। उस एप्लीकेशन के लिए, एक पोस्ट के लिए 4 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन है, चपरासी की नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी है, क्योंकि हमारे नॉर्थ में ये कहते हैं, नॉर्थ में ही है ना, नॉर्थ से ही है, हमारे कहते हैं कि एक बार बस सरकारी नौकरी में चिपक जाऊं। मतलब इस तरह की सोच है हमारे यहाँ पे, और उसका टैलेंट इंसान का वो पीछे चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मिडिल क्लास क्या सोचता है कि एक नौकरी करूँगा, उस नौकरी से खर्चे करूँगा, पूरे शादी करूँगा, उसमें से EMIs पे करूँगा, और जो बचेगा उसको 1-2 हज़ार रुपये, 3 हज़ार, 5 हज़ार रुपये उसकी, अगर किसी ने बोल दिया तो SIP कर दूंगा, किसी भले आदमी ने अगर बोल दिया तो। रिच क्या करते हैं, पहले तो मैं आपको बताऊँ रिच की सोच क्या होती है। 4 ही लोग रिच होते हैं अगर आप गौर करें। बिजनेस वाला, एक इन्वेस्टर, सेलिब्रिटी और एक पॉलिटिशियन। ये 4 ही एक कैडर्स हैं, आप देखेंगे गौर से, 4 ही रिच होते हैं। अब आप देखिए, सेलिब्रिटी भी बिजनेस करता है। शाहरुख खान जी हैं, क्या जरूरत है, सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय, दुबई में जाके कितना बढ़िया उन्होंने सेटअप किया, बिजनेस करता है। पॉलिटिशियंस, इसको लेवरेज भी कह लेंगे ना, कि अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को उन्होंने बड़े स्मार्टली लेवरेज कर लिया। लेवरेज करने से पहले सोच की बात आती है। सोच की बात, लेवरेज, आपने अपनी वॉइस को लेवरेज किया है। जी किया है, बिल्कुल किया है। आपने अपने लिए वेल्थ बनाई, वॉइस को लेवरेज किया, लेकिन उससे पहले सोच थी आपकी कि मुझे इसको करना है। बाय द वे, मैं भी सरकारी नौकरी छोड़ के आया हूँ इसमें, तो आपने वो सोच बदली अपनी कि मुझे चिपकना नहीं है। जी जी जी। और अगर कभी मैं रिस्क के बारे में बात करूं, मैंने भी अपने लाइफ में 3 करियर्स चेंज किए हैं। लोगों को मालूम नहीं है चीज़। मैं मेटलर्जिस्ट हुआ करता था, मेटल्स में शॉप फ्लोर पे था मैं, जिंदल की कंपनी में काम करता था 2004 में।
मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं है। वहाँ से छोड़ा, मैंने MBA किया, IT में गया, IT करी, फाइनेंस में सीखा, और अब मैं देखिए यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। 40 की एज पे मैंने अपना चैनल चालू किया। तो कहने का मतलब है आप अपॉर्चुनिटीज देखो और ग्रैब करो, और यहीं पे रिच और मिडिल क्लास का फर्क आता है। आप पॉलिटिशियंस को देखो, गडकरी हैं, नितिन गडकरी, उनके बच्चे बिजनेस में हैं। हर पॉलिटिशियन का एक बिजनेस होगा, हर सेलिब्रिटी का एक बिजनेस होगा, इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस है। तो कहने का मतलब है कि आप सोच अगर बदलें अपनी, मिडिल क्लास में जो आपकी जॉब की सोच है ना, मैं ये नहीं कहता जॉब बुरा है, मैंने भी 15 साल 16 साल कॉर्पोरेट करियर में दिए हैं। घर का खर्चा चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, उसमें भी आप प्रोग्रेस कर सकते हो, VP बन सकते हो, CEO बन सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आपको अगर एक नेक्स्ट लीप पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो आपको वो सोच बदलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप में टैलेंट है, वो उस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके और उसको काम पे लगाना है, अपने लिए पैसा बनाना है, किसी और के लिए नहीं। मेरा ये मानना है। SIP एग्जैक्टली क्या होती है, और इंडियंस को, चाहे स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, SIP स्टार्ट क्यों करनी चाहिए? जो कमा रहा है वो तो ठीक है, जो होम मेकर है, जो स्टूडेंट है, जो कमा नहीं रहे हैं, वो क्यों SIP उनको करनी चाहिए? देखिए, SIP करने के 2 रीज़न हैं जो मुझे लगता है हर इंसान को करनी चाहिए SIP। पहला रीज़न तो ये कि आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बना देता है। अगर आज आप 500 रुपये की कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप SIP का प्रोसेस सीखोगे 500 से, ठीक है। कल अगर आप 5000 की कर पाओगे तो आपके लिए वो पैसा ऐड होगा। एक हैबिट बनना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। और अगर आपको समझ नहीं है तो आप किसी एक ऐसे म्यूचुअल फंड मैनेजर हो गया फॉर एग्जांपल, या एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसको आप अपना फंड मैनेज करने के लिए दे रहे हो बहुत छोटे कमीशन पे, 0.50%, 1% का कमीशन आप देते हो म्यूचुअल फंड्स में, और आपकी वेल्थ वो बढ़ती है। और वो बेसिकली उस 0.5-1% में वो अपनी एक्सपर्टीज आपको दे रहा है, एक्सपर्टीज दे रहा है। वेरी स्मॉल प्राइस टू पे। बहुत, मतलब भारत में म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। सेबी ने जो काम किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, वो काबिल तारीफ है। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं खुद एक सेबी रजिस्टर्ड एक प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मुझे दिखता है क्योंकि मैंने लंदन में फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जो वहाँ का रेगुलेटर है उसके साथ 7 साल काम किया है, और मैं दोनों के फर्क देख सकता हूँ क्योंकि फाइनेंस का बैकग्राउंड है, मुझे समझ में आता है ये चीज़। तो पहला रीज़न है कि एक आपकी लाइफ टाइम के लिए एक हैबिट बन जाती है। जैसे कहते हैं ना, मैं अगर शराब नहीं पीता तो मेरी एक अच्छी हैबिट है शायद, राइट, हेल्थ के वाइज, वेल्थ के वाइज। ऐसे ही SIP एक अच्छी आदत है। और दूसरा, रिटर्न्स का जो कंपाउंडिंग होता है ना, वो ज़बरदस्त होता है SIP में। जैसे कि 10,000 रुपये की आप SIP चालू करो, अगर आप 20 साल तक रखते हो उसको और हर साल 10% बढ़ा देते हो इस SIP को, तो 20 साल के बाद 2 करोड़ की वेल्थ बन जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। और 10,000 मतलब मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन लोगों को क्या है ना, इमीडिएट पैसा चाहिए होता है, वो वेट नहीं कर पाते हैं। तो 2 रीज़न है, कंपाउंडिंग इफेक्ट SIPs में चलता है, और दूसरा एक आपको अच्छी हैबिट बनती है आपकी। तो लमसम और SIP में आप कह रहे हो SIP बेटर है, लमसम इन्वेस्टमेंट और SIP में? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं बिल्कुल, ये इंसान के ऊपर है कि वो किस तरह से, उनकी समझ क्या है। अगर आपकी समझ कम है मार्केट के बारे में या गोल्ड के बारे में या किसी सिल्वर के बारे में, तो आप SIPs का रूट लें। अगर आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो लमसम, अब कोविड में जिन्होंने पैसे लमसम में लगाए, कोविड में निफ्टी बहुत गिरा था, 30% 28% गिरा था, वहाँ से अभी 3-4 गुना हो गया है। तो जिनने लमसम लगाए उनको वहाँ फ़ायदा मिला है। तो समझ का फ़र्क है। छोटे, आपने 10,000 जैसे एक एग्जाम्पल दिया, तो 10,000 तो चलिए एक रकम हो गई, पर क्या 500,000, जैसे मैं अपने बच्चों को अब कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरफ थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी, 10 साल की बेटी है और 6 साल का बेटा है जी, तो उनको समझाने का यही तरीका है कि बेटा ये जो 500 रुपये दे रहे हैं, चलो इसको हम SIP में, मैं सोच रहा हूँ कि बैंक वालों को बुलाऊँ और उनकी एक SIP शुरू करूँ जी। तो क्या बड़ों के लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है कि अगर बड़ी रकम नहीं है, चलो 500,000 की कर दें? बिल्कुल, मैं कहता हूँ 20 रुपये भी अगर आपके पास हैं तो आज आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, आप गूगल करिए, 20 से 21 रुपये में भी आपको SIP आप चालू कर सकते हो, डेली SIP। ओह, बिल्कुल कर सकते हो आप चालू। क्या बात। आपने वो लाइफस्टाइल वाली बात करी, तो क्या आज लोग इस चीज़ से तो नहीं ग्रसित हैं, योलो से? इस चक्कर में बहुत खर्चा कर रहे हैं, यू ओनली लिव वंस, योलो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इन सब नॉनसेंस की वजह से? देखिए, मैं इसको नॉनसेंस नहीं कहूँगा,
मुझे लगता है हर चीज़ का एक पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आपको ज़िंदगी जीनी है, बिल्कुल जिए, लेकिन केवल ज़िंदगी नहीं जियोगे आप, थोड़ी ज़िंदगी भी जियोगे, थोड़ी आगे की भी प्लानिंग करोगे। एक लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस चाहिए होता है। हम लोग एक फाइनेंस में कॉन्सेप्ट बोलते हैं एसेट एलोकेशन का, कि गोल्ड में भी है, इक्विटी में भी है, डेट में भी है, सिल्वर में भी। आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। क्या होना चाहिए ये पोर्टफोलियो? देखिए, अब ये एलोकेशन पोर्टफोलियो जो है हर इंसान के हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ। मुझे जनरली लगता है कि 65% आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स, इक्विटी रिलेटेड, चाहे म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें होना चाहिए। 15% के आसपास आपके पास डेट होना चाहिए, 15 से 20%। डेट मतलब जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, आरबीआई के भी बॉन्ड्स आते हैं। ये क्यों फर्क? क्योंकि रिटर्न्स अलग अलग हैं। नहीं, मैं आपको उसका भी रीज़न बताता हूँ। और जो रिमेनिंग आपका एलोकेशन बचता है वो आप प्रेशियस मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। इसका रीज़न, मैंने इस एलोकेशन का रीज़न आपको इसलिए बताया कि एक 7 साल का अगर आप ये करते हैं, 7 साल तक ये आप एलोकेशन रखते हैं, तो आपके रिटर्न्स किसी भी एक इंडिविजुअल एसेट क्लास से बेटर निकल के आते हैं। मान लीजिए अगर आपने 100% अपना स्टॉक्स में लगाया वर्सेस 100% आपने गोल्ड में लगाया, या 100% आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या बॉन्ड्स में लगाया, उसके बजाय अगर इस तरह का एसेट एलोकेशन करते हैं और 7 साल तक आप इसको रखते हैं, तो आप बीट कर दोगे किसी भी इन्वेस्टर को। आपने इसमें एक एसेट जो क्लास है उसको नहीं इंक्लूड किया, जिस एसेट क्लास को लेकर हिंदुस्तानी बहुत फैसिनेटेड रहते हैं, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, बिल्कुल बिल्कुल। अरे जमीन खरीद लो, अरे वो प्रॉपर्टी खरीद लो, अरे उसमें वो इतने का इतना हो जाता है, इतने का। आपने उसको तो इंक्लूड ही नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि देखिए, एक तो मैं आपको बोलूँगा, मैं 12 साल भारत में नहीं रहा हूँ। 2010 से 2022 तक मैं लंदन में था। रियल एस्टेट की मुझे पर्सनली समझ कम है। अच्छा। और मैं सीख रहा हूँ इसके बारे में। एक ये मेरा वीक पॉइंट है कि भारत की रियल एस्टेट हो गई या दुबई की रियल एस्टेट हो गई, इनमें कैसे पैसा बनता है। और रियल एस्टेट में एक और प्रॉब्लम आती है टिकट साइज की। हर इंसान, अब क्या प्रॉपर्टी मैं लेने जाऊं, मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में 3 करोड़ से कम कुछ नहीं है, मैं क्या ही लूंगा। रीट्स एक ऑप्शन आता है निकल के, आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी अपनी अलग रिस्क हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। अच्छा। जिसमें आप 500 रुपये से इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी का एक्सपोजर ले सकते हो, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके। तो प्रॉब्लम रियल एस्टेट का यही है कि आम इंसान के पहुंच के बाहर है। और दूसरा इशू उसमें आता है कि लिक्विडिटी नहीं होती है। आप अगर बाहर निकलना चाहें तो बायर ढूंढना पड़ेगा, 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं। तो उसके अलग ही एसेट, उस एसेट क्लास के अलग ही रिस्क हैं। तो अगर आप समझते हैं उस गेम को, आपका प्रॉपर्टी, आपका टिकट साइज अच्छा हो सकता है, तो आप एक्सप्लोर करिए, मैं मना नहीं करता। पर आपकी स्टडी के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से, क्या रिटर्न है उसमें? क्या ये इतना ही फैंसी है जितना लोग समझते हैं, या एक्चुअली जो एक्चुअल रिटर्न आता है, नेट रिटर्न आ रहा है, वो लोगों की समझ से कहीं कम है? देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर रिटर्न्स का कोई एक फॉर्मल डेटा नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। मैं एक प्रॉपर्टी में, हो सकता है मैंने करोड़ों कमा लिए हों, हो सकता है आपने लूज कर लिए हों, या हो सकता है किसी और ने बहुत कमा लिया हो, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल इंडस्ट्री बन चुकी है। कैश का लेन देन बहुत है भारत में, हम सबको मालूम है। अभी भी बहुत है, अभी भी बहुत है। Okay. सारे होती हैं चीज़ें, लेकिन इसी वजह से इसके रिटर्न्स कह पाना मुश्किल है। अच्छा, अगर किसी की सैलरी मान लीजिए 50, एकदम वैल्यू टर्म में बात करते जी, हैं, 50,000 रुपये सैलरी है, तो उसका आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, अगर उनकी रिस्क लेने की एपेटाइट है कि अगर वो रिस्क ले सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि 50,000 में से 25,000 आप खर्चा करिए, उससे ज़्यादा शुरू का जो बताया, बाकी जो 25,000 है आप उसको इन्वेस्ट करिए। और उसका क्या ब्रेकअप होगा? वही 65? एग्जैक्टली, वो लोकेशन आप, वो उसका जो एलोकेशन है वो रखिए। 60-65% आप स्टॉक्स में रखिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ले सकते हैं अगर आप नहीं समझ में आता है तो। 15% के आसपास डेट में रखिए आप, और बाकी आप प्रेशियस मेटल्स में एलोकेशन करिए। ये एक अच्छा एलोकेशन है जो आप रख सकते हैं। और यही 50,000 वो आदमी कमा रहा है जो बहुत कॉन्जर्वेटिव है, जिसका परिवार है, 2 बच्चे भी हैं। अब उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? उस केस में आपको इक्विटी एलोकेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। अच्छा। उस केस में आपको डेट का जो कंपोनेंट है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म, आपने जो इन्वेस्टमेंट बताया उसमें ये भी बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए इतना रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए इतना रखिए, तो वो स्ट्रैटेजी क्या है?
जी। शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या चीज़ें शॉर्ट टर्म में आप कह रहे हैं होनी जी। चाहिए, और लॉन्ग टर्म में क्या क्या? लॉन्ग टर्म में जैसे एक रिटायरमेंट हो गया। जी, शॉर्ट टर्म में जैसे डेफिनेशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अपना घर खरीदना है 3 साल बाद, तो मुझे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए हो सकता है 10 लाख रुपए लगे। तो मेरा एक गोल बन गया कि भाई मुझे 3 साल में अपना घर लेना है और उसके लिए मुझे डाउन पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरा 10 लाख का गोल है, तो मैं उसकी गोल की तरफ मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये हो सकता है, आपको हो सकता है वेकेशन पे जाना हो, अपने माता पिता को भेजना हो कहीं पे, मान लीजिए वर्ल्ड टूर कराना हो। ऐसी इच्छाएं होती हैं जो आप एक टाइम पे ही पूरी कर सकते हो, उसके बाद माता पिता भी बूढ़े हो जाते हैं, आप नहीं भेज पाओगे उनको, तो वो आप पूरा करिए। तो शॉर्ट टर्म जो भी आप नेक्स्ट 3 से 4 साल में, मैक्सिमम 5 साल में जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्लानिंग करिए। और लॉन्ग टर्म जो 5 साल के बाद होगा। अब एसआईपी में आपने कहा है, इक्विटी में आपने कहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कहा है, मार्केट का तो बड़ा वॉलेटाइल है मामला। जी, कभी क्रैश वैश भी हो रहा है, तो उस केस में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? या अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो ऐसे में क्या इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए या रुक जाना चाहिए, या दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड इन्वेस्ट मोर जब क्रैश हो रहा है? आप मेरी मत मानिए इस बारे में, ठीक है। मैं आपको डेटा समझाता हूँ। 2025 में निफ्टी ने रिटर्न दिया 10% तकरीबन। जनवरी 2025 में से दिसंबर 2025 में निफ्टी के रिटर्न्स आए तकरीबन 10% बिफोर टैक्स। ठीक। अगर वहीं किसी ने एसआईपी किया होता, हाँ। जनवरी में, सॉरी 2025 में अगर किसी ने एसआईपी करा होता हर महीने, हाँ। उसके रिटर्न्स आए तकरीबन 17%। क्या? 17 निफ्टी से बेटर रिटर्न्स आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्च में, अगर याद हो लोगों को, मुझे नहीं पता आपके व्यूअर्स को याद होगा कि नहीं, मार्च में मार्केट गिरा था। राइट। वो अदानी वाला केस? नहीं, वो नहीं। मार्केट जब गिरा था, टैरिफ्स की न्यूज़ जो आई थी, अच्छा, मेनली अच्छा, ट्रम्प साहब ने मार्च में टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया था काफ़ी, तो अफरा तफरी मची थी उस वक्त। निफ्टी काफ़ी गिरा था अपने पीक से, 10-12% तो उसी वक्त गिर गया था। तो जिन लोगों ने एसआईपी अपनी जारी रखी, गिरते हुए मार्केट में एसआईपी आपको बहुत अच्छा बाद में रिटर्न देती है। उस वक्त लगता है कि गिर रहा है, मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया, अरे क्या करूं, मैं रोक दूं इसको, डर लगता है, क्योंकि कमाई बहुत गाढ़ी होती है, मेहनत से आती है, और जब वो गिर रहा होता है पोर्टफोलियो, डर लगता है। लेकिन अगर आप जारी रखोगे इसको, तो मार्केट साइकिल्स में जाता है, तो जब भी बुल रन आएगा तो आपका पैसा इन्वेस्टेड है, उस वक्त वो कंपाउंड होके आपको दिखेगा। तो एसआईपीज का ये मूल मंत्र है कि आपको मार्केट गिर रहा है, क्रैश हो रहा है। 2008 में जब मार्केट गिरा था, 60% का मार्केट फॉल हुआ था, क्रैश हुआ था। आज देखिए कहां पे है निफ्टी और सेंसेक्स। मार्केट क्रैश हो, करेक्शन हो, उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इन्वेस्टेड रहना है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शुरू में आपसे एक योलो की बात करी थी, यू ओनली लिव वंस। एक और टर्म है जो आजकल बड़ा प्रचलित है और जिसके चक्कर में लोग बड़ा सारा पैसा गंवा रहे हैं, वो है फोमो जी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कितना नुकसानदेह है इस तरह की सोच रखना? देखिए, ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। अगर आपका दोस्त आपको बोलेगा, अरे यार वीवीएस मैंने तो भाई सिल्वर खरीदा, मेरी तो चांदी हो गई, अब आपके दिमाग में एक एज ए ह्यूमन आएगा ही कि यार इसने खरीदा, मैं क्या कर रहा हूँ इधर, मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा, मुझे भी खरीदना चाहिए। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी में भी बहुत होता है, हर जगह होता है। बताएगा कि अरे मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी, तुम हर जगह होता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन मैं वापस से बोलूँगा कि समझ के ही काम करो। आप जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपनी समझ और अपनी रिस्क के हिसाब से काम करो। ये फोमो के चक्कर में पड़ के इन्वेस्टमेंट नहीं करना बिल्कुल नहीं कमा लिया तो तुम भी कमा लोगे। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो नहीं होना चाहिए। मेरी एक कज़न है, उनका भी थोड़े दिन पहले मैसेज आया मुझे कि राहुल, मुझे ये 4 स्टॉक्स मेरे फ्रेंड ने बताए हैं, वो उसने जॉब वॉब छोड़ दिया, वो यही करता है, क्या खरीद लूँ? मैंने कहा दीदी, आपके फ्रेंड ने बताए, उनको समझ होगी, क्या आपको समझ है? वो कब निकलेंगे स्टॉक से क्या आपको मालूम है? वो बताएंगे आपको? नहीं बताएंगे ना। वो हो सकता है 30% का लॉस बेयर कर पाए, आप कर पाओगे? तो दोनों के जब आपका मैच ही नहीं कर रहा है तो आप उनको फॉलो कैसे कर सकते हो? तो यहीं पे मैं लोगों को कोशिश करता हूं कि कोई भी जो आपको टिप दे रहा है, आप उस टिप को सुनो, उसमें अगर कोई इंसाइट है तो उसको सीखो, लेकिन डिसीजन आप अपने हिसाब से लो। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, योलो, फोमो, ये सब ना वाहियात बातें हैं। तो ना तो ज़िंदगी में इन चीज़ों को लेकर कोई डिसीजन लीजिए, और फाइनेंशियल मैटर्स में तो योलो फोमो को तो एकदम कर दीजिए, बाय बाय टाटा लोलो, नो योलो नो फोमो।
इन इन्वेस्टमेंट स्पेशली, गोल्ड में क्यों आग लगी हुई है और गोल्ड में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? गोल्ड में आग लगने के 3 रीज़न हैं जी। और अब तक सभी को समझ में आ गया कि ज्वेलरी का कोई रीज़न नहीं है कि भारत में ज्वेलरी की डिमांड होती है, दिसंबर में जनवरी में शादियां होती हैं तो उस वक्त, वो कोई रीज़न नहीं है, वो छोटा मोटा एक रीज़न है। 3 बड़े रीज़न जो शायद लोगों को नहीं मालूम हो। पहला है कि एक क्रिप्टो करेंसी है टेदर, अच्छा। यूएस के अंदर। तो उन लोगों ने गोल्ड काफ़ी खरीदा है पिछले 1 साल में, मतलब 50 टन से ज़्यादा उन्होंने गोल्ड खरीदा है। और वो इसलिए खरीद रहे हैं कि उन्होंने एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी है जिसको वो गोल्ड से बैक कर रहे हैं। क्योंकि हुआ ये है कि 1971 के आसपास जब यूएस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि हम हमारी करेंसी को गोल्ड से बैक नहीं करेंगे, हम कितना भी मनी प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद से अब यूएस डॉलर पे लोगों का भरोसा थोड़ा कम हो रहा है धीरे धीरे। तो इन लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी देखी, क्रिप्टो करेंसी वालों ने, कि यार हम हमारी करेंसी को गोल्ड से बैक कर देते हैं। तो गोल्ड की जब 50 टन से ज़्यादा की बाइंग एक क्रिप्टो करेंसी वाला लेके आ रहा है मार्केट में, तो नेचुरल है कि सप्लाई तो अब माइंस तो ओवरनाइट ऐसे कर नहीं दोगे, तो डिमांड बढ़ी। तो एक तो वो रीज़न हुआ। दूसरा, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है वर्ल्ड। ट्रम्प साहब कभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के अपने यहाँ ले आए, फिर अभी ग्रीनलैंड की बातें चल रही हैं, फिर कभी टैरिफ्स की बातें चल रही हैं 100%, 25%, 500%। अभी तो इंडियन ओशन में भी एक आइलैंड उस पर नजर पड़ गई, और वो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल इंसान हैं कि ये जो हुआ है वो तो हुआ है, आगे क्या होगा इसका भगवान ही मालिक है इसका। तो जब ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो एक वो फैक्टर रहा है। चाइना और यूएस के अंदर ट्रेड वॉर बहुत ज़बरदस्त तरीके से चालू है अभी, तो काफ़ी ग्लोबल जो इकोनॉमिक्स है हिली हुई है। और जब लोगों को रास्ता नहीं दिखता, इन्वेस्टर्स को रास्ता नहीं दिखता, तो बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप गोल्ड ईटीएफ का रिकॉर्ड देखिए यूएस में, मतलब 2025 के सेकंड हाफ में कुछ $64 बिलियन गए हैं गोल्ड ईटीएफ्स में। और गोल्ड को खरीदना बड़ा आसान हो गया, जैसे गोल्ड ईटीएफ्स लॉन्च हो गए, अपने भारत में भी बहुत गोल्ड ईटीएफ्स हैं, तो खरीदना बहुत आसान हो गया। केवल फिजिकल बाइंग, अब मतलब फिजिकल बाइंग होती है, पर गोल्ड ईटीएफ्स की वजह से लोग पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो ये रीजंस हैं गोल्ड के। सिल्वर का क्या कारण है? सब सिल्वर में तो बड़ी आग लगी हुई थी अभी, हालांकि कुछ क्रैश भी आया है। जी जी जी। तो क्या लॉन्ग टर्म में सिल्वर इज एज ल्यूक्रेटिव एज गोल्ड? देखिए, अभी सिल्वर जब 2,40,000 के ऊपर गया था जी, उस वक्त मुझे ये लगने लगा कि अब ये डिमांड सप्लाई का खेल नहीं रहा, जो ये पहले मैनिपुलेट कर रहा है। हाँ, मतलब मैनिपुलेशन तो नहीं, बट यहाँ पर लिक्विडिटी का खेल है पूरा। अच्छा, लोगों के पास पैसा है, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला है। एफआईज ने भी, आपने सुना होगा, भारत से बहुत पैसा 80-90 लाख करोड़, 80 to 90 लाख करोड़ का पैसा निकाला है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? प्रेशियस मेटल्स में जा रहा है, कुछ यूएस मार्केट में गया है। यूएस मार्केट भी ऑल टाइम हाई है अभी। तो सिल्वर की जो रैली है, इट्स ड्रिवन बाय मोर लिक्विडिटी, कि पैसा है उसको पार्क करा जाए। और कुछ इसमें हो सकता है मैनिपुलेशन भी हो, अपने को बाद में ही पता लगती हैं चीज़ें जब हो जाती हैं। तो ये बबल है, यू से दिस इज अ बबल? देखिए, कुछ हद तक बबल में पहुंच चुका है सिल्वर मेरे हिसाब से, क्योंकि गोल्ड सिल्वर का रेशियो भी 50 के आसपास पहुंच चुका है। और जब ये होता है, ये क्या होता है, ये थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, तो देखिए, जब गोल्ड और सिल्वर का एक रेशियो होता है, मान लीजिए अभी 50 के आसपास है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, 50 ounce ऑफ सिल्वर कैन बाई 1 ounce ऑफ गोल्ड। अच्छा, ये रेशो हो गया इनका। जब ये रेशो 50 के आसपास आता है तो इसका मतलब सिल्वर बहुत महंगी हो गई है। और जब ये रेशो 80 के आसपास होता है, एक थंब रूल है ये जो चलता है कि अगर 80 ounce ऑफ सिल्वर कैन बाई यू 1 ounce ऑफ गोल्ड, मतलब सिल्वर अभी बहुत सस्ती हो गई है। अच्छा, तो आप सिल्वर खरीद सकते हो। एक थंब रूल है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप इसी के हिसाब से ऑपरेट करोगे। पास्ट डेटा के हिसाब से ये थंब रूल काफी वर्कआउट हो जाता है लोगों के लिए। तो अभी 50 है वैसे? अभी 50 के आसपास है। अब जिसने अभी तक सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो वो फोमो की वजह से करे या अभी छोड़ दे, जाने दे? देखिए, ये इंडिविजुअल डिसीजन है। और मैं कहता हूं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़ तो अपने पोर्टफोलियो का 10%, 15% से ज़्यादा आप सिल्वर में एलोकेट ना करें, किसी भी चीज़ में एलोकेट ना करें, गोल्ड में भी ना करें। मेरा मानना ये है। लोग, होता क्या है ना, मेरे पास 20 लाख रुपए हैं और बढ़ रहा है सिल्वर का प्राइस हर दिन, तो 20 की 20 डाल देते हैं। वो एक, मुझे लगता है, बड़ी भारी मिस्टेक होती है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते प्राइस कहाँ होगी कल। अचानक से जब क्रैश आएगा तो आप ही होगे जो रोगे इस चीज़ को लेके।
ठीक है, रैली हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती। तो पहला रूल तो मुझे लगता है एलोकेशन का, कि कितना एलोकेट करना चाहिए। दूसरी इसमें आती है कि आप बाई कब करोगे इसको। अब एक दिन में बाई करना मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खरीदें, स्टैगर करें अपनी परचेज को और कॉस्ट को एवरेज करने की कोशिश करें। कॉपर, मतलब व्हाट्स योर व्यूज ऑन कॉपर? कॉपर में मैं कहूँगा कि मैंने एक काफ़ी एनालिसिस करा कॉपर पे, तो 2040 तक इसका डिमांड आउटलुक काफ़ी अच्छा है। डेटा ये कहता है कि अभी 2025 के एंड में कॉपर की डिमांड है 28 मिलियन मेट्रिक टन, और 2040 तक ये डिमांड हो जाएगी तकरीबन 42 मिलियन मेट्रिक टन, क्योंकि एआई में यूज़ कॉपर का बहुत है। ओह जी बिल्कुल। क्या है यूज एआई में कॉपर? तो देखिए, एआई रैक्स होती हैं, किसी भी डेटा सेंटर में एआई रैक्स होती हैं जिन पे बहुत बड़े प्रोसेसर्स रखे जाते हैं। आप जब भी चैट जीपीटी पे किसी के बारे में ढूंढते हैं तो वो एक प्रोसेसिंग हो रही है आपकी क्वेरी की, और वो प्रोसेसिंग डेटा सेंटर में एआई रैक्स के थ्रू होती है। अच्छा। और उन एआई रैक्स में कॉपर की बार लगती है ओके। कंडक्टिविटी के लिए, तो वहाँ से काफ़ी डिमांड अभी आ रही है इसकी। और कॉपर एक कंडक्टिव मटेरियल है जो हमको मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत यूज़ होता है। पावर डिमांड्स ग्लोबली बढ़ी ही हुई हैं सब जगह पे, उससे भी डिमांड आ रही है। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है। पास रिटर्न्स अगर हम देखें 2015 से 2025 के बीच में एवरेज रिटर्न्स कॉपर के निकल के आते हैं तकरीबन 10%, और 2025 सबसे बढ़िया साल रहा है, 50% की रैली आई है तकरीबन कॉपर में। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है मेरे हिसाब से, इसमें स्कोप है काफ़ी अभी। तो अब ये तो हो गया कि कॉपर का एक भविष्य, अच्छा भविष्य है, लेकिन कॉपर में इन्वेस्ट किसी को करना हो जी, तो कैसे करेगा? कॉपर खरीदे मार्केट से, या कुछ है मैकेनिज्म जहाँ पे कॉपर में इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, कॉपर मार्केट से खरीदना तो मतलब फिजिबल नहीं है, क्योंकि फिजिकल कॉपर बहुत सारा आप कहाँ रखोगे उसको, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, हैंडलिंग की प्रॉब्लम है। तो मेरा कहना है कि ग्लोबल ईटीएफ्स हैं कॉपर के। अच्छा। और आप ग्लोबल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करें, वो बेसिकली माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो ईटीएफ्स। ओके। तो वो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अब यहीं पे मैं बोलता हूँ लोगों को कि आप सीखो ग्लोबल इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, आप वो सीखो, क्योंकि आज कॉपर है कल कुछ और होगा। तो एटलीस्ट आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे कॉपर ईटीएफ्स को आप सेलेक्ट करोगे। अब मार्केट की बात हो रही है, तो क्या ये बताइए, ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब पीक पे है और अब यहाँ से इट्स ओनली गोइंग टू गो डाउन? क्रैश का कुछ आपको संभावना दिख रही है? देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट का वैसे प्रेडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है किसी भी स्टॉक मार्केट का, पर मेरा मानना है कि क्रैश के चांसेस काफ़ी कम हैं। और लोग 2026 में बहुत लोगों के प्रेडिक्शंस हैं, कोई एक फेमस चार्ट है वो भी बहुत वायरल हो रही है इंटरनेट पे कि ये साइकिल्स को प्रेडिक्ट करती है वगैरह वगैरह। मुझे लगता है क्रैश के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डीआईआईज की जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मार्केट को पकड़ के रखे हुए हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं। और रिसेशन की आपको कोई उम्मीद दिख रही है? बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, अभी बहुत कम है, चांसेस बहुत कम हो गए हैं रिसेशन। डिस्पाइट द वॉलेटिलिटी दैट यू सी। वॉलेटिलिटी रहेगी, परसिस्ट करेगी, बट रिसेशन के चांसेस बहुत कम है। और ये श्रीमान जो यूएस में बैठे हुए हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे मार्केट में भविष्य में? अभी तक तो है इम्पैक्ट, पर उतना दिख नहीं रहा। टायर वायर लगा रहे हैं, उनकी बददिमागी जो है वो कितना आगे इम्पैक्ट करेगी, आपको क्या दिख रहा है उसमें? देखिए, सबसे बड़ा भारत के लिए जो मोमेंट है वो है कि हमें ट्रेड डील साइन करनी है इनके साथ, यूएस के साथ। जैसे ही वो ट्रेड डील साइन होती है, मुझे लगता है मार्केट्स के लिए वो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। यूएस में जो चल रहा है उससे भारत पे इम्पैक्ट ज़रूर आता है। ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि अगर यूएस में जो भी हो रहा है हम उससे हमारा क्या लेना देना, हमारे तो मैक्रोज बहुत अच्छे हैं। हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में हमारा कंजम्पशन भी बूस्ट होना चाहिए, जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, इनकम टैक्स में बहुत कंसेशन मिला है लोगों को, फिस्कल डेफिसिट अगर आप देखो तो बहुत कम है हमारा, सारी मैक्रोज अच्छे हैं। इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने कट किए हैं रिसेंटली, हमारे मैक्रोज बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो यूएस में हो रहा है उससे हम टोटली इंसुलेटेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी, अभी तो नहीं लगता ऐसा होगा। ट्रम्प क्या करेंगे आगे कहना मुश्किल है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ग्रीनलैंड की न्यूज़ आ गई तो कल को कोई और न्यूज़ आ सकती है, तो वॉलेटिलिटी रहेगी मेरे हिसाब से। लेकिन डीआईज का जब तक सपोर्ट है तब तक मार्केट गिरेगा नहीं, और जिस दिन एफआईज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वापस मार्केट में आएंगे, मार्केट रैली करेगा। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, ये ट्रम्प का है आखिरी टर्म, इसके बाद वो आ नहीं सकते, टेक्निकली वो नहीं आ सकते। अगर वो कुछ चेंज कर लें तो अलग बात है, उनका कोई भरोसा नहीं है।
तो जब ये जाएंगे जी। तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बनी रहेंगी या कोई दूसरा आएगा वो पूरी तरह से आमूल-चूल परिवर्तन लाएगा, जिससे कि दुनिया की जो इकोनॉमिक स्थिति परिस्थिति जो अभी बनी हुई है वो पूरी तरह वो काफ़ी एक उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो एकदम नॉर्मल इकोनॉमिक समझ से एकदम परे वाली चीज़ है। जी जी। तो अब जो भी कोई आएगा वो कंजर्वेटिव ही होगा, वो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चीज़ें नहीं करेगा। तो क्या उससे कुछ स्टेबिलिटी आएगी इनके क्योंकि आपको जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो उसकी ज़्यादा समझ है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इनके जाने के बाद? देखिए, यूएस ट्रम्प के आने के बाद से जो सबसे बड़ा डैमेज यूएस ने किया है अपने लिए, वो क्या है, इनका लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो इन्होंने काफ़ी उसको डैमेज किया है। भारत के साथ जो रिश्ते इनके हुआ करते थे वो उसमें काफ़ी डैमेज आया है। अभी हमारी सरकार भी बाकी देशों में कैसे ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करना है, कैसे टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना है, उसमें लगी हुई है। और ये हमारे साथ ही नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ है। तो जो भी आगे ट्रम्प के बाद आएंगे उनके लिए लाइफ बड़ी मुश्किल होने वाली है, पहली चीज़ तो, क्योंकि जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, चाहे वो चाइना के साथ है, चाहे वो और भी कंट्रीज़ आप देखिए, ईरान में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, वो तो उनके पहले ही रिलेशंस ख़राब थे, लेकिन और भी डैमेज हो चुके हैं। तो आने वाली जनरेशन्स के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, एंड आई होप कि वो अमेंड करें, क्योंकि वर्ल्ड बुलिंग पे जो चल रहा है अभी पिछले 1 साल से, वो सस्टेनेबल नहीं है मेरे हिसाब से। आप किसी को कब तक प्रेशराइज करोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद वो अपने आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते ढूंढ लेंगे। मागा के चक्कर में आपने सबका मगज खराब कर रखा है बेसिकली। आखिरी में बस ये पूछना चाहेंगे कि ऐसे अनसर्टेन टाइम में पोर्टफोलियो को सेफ और स्टेबल कैसे रखा जा सकता है? क्या वही जो आपका फॉर्मूला था 50-25-25, सॉरी 65 एंड द रिमेनिंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, वो सबसे सेफ फार्मूला है, या इस समय के लिए कोई एक अलग फार्मूला आपके हिसाब से? नहीं, ये जो फार्मूला है मेरा, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये आप इसमें बने रहिए, और मार्केट में कुछ भी हो, वॉलेटिलिटी हो, आप अपना डीमैट अकाउंट डेली अगर प्राइस चेक करते हैं, पोर्टफोलियो चेक करते हैं, बंद कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। एवरग्रीन चीज़ें हैं उस पर फॉलो करिए। बिना बात के जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे हमने बोला कि अचानक से ऐसा मत करिए कि कहीं से पैसा निकाल के सिल्वर में डाल दिया पूरा 50%, 100%, वैसी बेवकूफ़ियाँ मत करिए। मैं इनको बेवकूफ़ियाँ ही बोलता हूँ, लोग कर देते हैं, इसलिए डिसीजंस ले लेते हैं, वो मत करिए। शांति से रहिए। अगर आपको लगता है मार्केट वॉलेटाइल है, बंद कर दीजिए 6 महीने के लिए, देखना, स्टे इन्वेस्टेड। SIP की एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन मुझे इंटरनेट पे पढ़ने मिली। अच्छा। वैसे तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है, लेकिन किसी ने मेरे ही चैनल पे कमेंट डाला कि SIP मतलब स्टेबिलिटी, एंड देन इंडिपेंडेंस, एंड देन P मतलब पीसफुल। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कि एक ये SIP जो टूल है वो यही है, स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस और पीस ऑफ माइंड। ये मुझे लगता है बज़वर्ड, और ये बेसिस होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के अगर ये बेस रहेगा तो आपकी ज़िंदगी में भी ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। एग्जैक्टली वही। और इवेंचुअली हम पीस और पीस ऑफ माइंड के लिए ही जी रहे हैं। जी। हमसे संवाद करने के लिए और अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।